आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में। आज हमारे साथ जुड़ते हैं वैद्य अनुज जैन, जो मुझे लगता है शायद यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ में। और आप सर सब जानते हैं स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है ग्रीन ना, आप वो आप उसमें क्लिक कर दीजिए ना, तो आ जाएगा, आपका स्क्रीन शेयर होने लग जाएगा। अभी नहीं हुआ है। ओके, मैं एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। वो कहाँ से ओपन करूँ? आप लैपटॉप से होते तो अच्छा रहता। शेयर शेयर माइक्रोसॉफ्ट वन करिए, राइट नाउ। आप शेयर करिए, शेयर के स्क्रीन उस पर क्लिक करिए। ग्रीन कलर का स्क्रीन आ रहा होगा नीचे। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, ऑनलाइन दिख रहा है। आप दिख रहे हैं ऑनलाइन, आप स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, दिख रहा हूँ। ये क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल आप अपना स्टार्ट करिए अपना उद्बोधन। जी, ठीक है, ओके। जब तक सर स्क्रीन पर पीपीटी आएगा तब तक मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मैं वैद्य अनुज जैन और कोविड-19 के केसेस मैं लास्ट ईयर से ट्रीट कर रहा हूँ और हमने इसके पूरे एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं और अभी हमने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो 10 केसेस की सीरीज हमने तैयार की है जो एविडेंस बेस्ड है और उसमें हम हर प्रकार के केसेस को शो करेंगे कि कैसे हमने केसेस को क्या क्या एविडेंस थे और फिर उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहा, वो लास्ट में शेयर करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, आयुर्वेद फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यदि लोगों को बोलो कि लोग बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट बताता नहीं है। ट्रीटमेंट यदि बता दो तो बोलते हैं अरे ये हो नहीं सकता, हो सकता है तो एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ तो बोलते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। फिर वो बोलते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताओ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता दो तो अरे इसमें ये कमी है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वो है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश है वो यही होती है कि बस कुछ करना ना पड़े और कोई दूसरा कर रहा है तो उसको भी ना करने दिया जाए। तो ये हमने इसके लिए कोशिश पूरी की है कि इन सभी सवालों के जो जवाब हैं हम इसमें देंगे और सर का भी कहना था कि आपके जो एविडेंस हैं वो पूरे आप शो करिए। वैसे हम वेबिनार अभी कर नहीं रहा हूँ लास्ट ईयर से किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वेबिनार करने के लिए काफी टाइम की आवश्यकता पड़ती है और सारा काम छोड़ना पड़ता है। एट प्रेजेंट भी 100-150 से ज्यादा केसेस में डेली कर रहा हूँ कोविड के, और उसमें क्रिटिकल केयर, आईसीयू पेशेंट, वेंटिलेटर पेशेंट, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट, सभी प्रकार के पेशेंट्स हम कर रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल का काफी ज्यादा मेरे पास पेशेंट्स हैं, काफी ज्यादा लोड है। और मेरे साथ 70 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़कर भी ये काम कर रहे हैं। जो हमने लास्ट फरवरी मार्च में हमने वर्कशॉप किया था उसमें हमने कोविड-19 पर उनको ट्रेंड किया था। और यदि स्लाइड आ जाए तो मैं उसको शुरू करता हूँ। तो कोविड-19 में सबसे पहले आज मैंने फेसबुक लाइव भी किया था अपने फेसबुक पर, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो थोड़ी सी मैं पहले बता देता हूँ जो अभी तक और अपडेट हुई है। उसके बाद सीधा हम एविडेंस पीपीटी जो है वो देखेंगे। सबसे पहले कि पेशेंट कहाँ कर रहे हैं, डॉक्टर्स कहाँ कर रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या आ रही है कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और निमोनिया, वायरल निमोनिया देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि अभी जो नए स्ट्रेन्स आए हैं और नए पेशेंट्स दिख रहे हैं जिनमें लक्षण है, उनमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट्स को 1 या 2 दिन फीवर आता है और फीवर उसके बाद चला जाता है। अब वो चला जाता है मतलब पेशेंट सोचता है कि दवाई लेके हम ठीक हो गए हैं, या हमने जिस भी डॉक्टर से या जो भी हमने दवा खाई थी वो डॉक्टर को लग रहा है कि हमने ठीक कर दिया है। तो इस कारण क्या होता है, पेशेंट बेफिक्र हो जाता है और बोलता है अरे ये तो फीवर था चला गया, कोविड तो है नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो वो बेफिक्र हो जाता है और 7 से 12वें दिन के बीच में उसको निमोनिया डेवलप हो जाता है। ये एक प्रेजेंटेशन है अभी जो देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रकार का जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लक्षण देखने को मिल रहा है, वो ये है कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, पहले में तो 1 या 2 दिन होकर चला जाता है, और दूसरे टाइप में पेशेंट को फीवर आ रहा है और लगातार फीवर बना रहता है 7 दिन 10 दिन, और फीवर 101 या 102 के ऊपर जा रहा है, 102 के ऊपर जा रहा है।
यदि ऐसे केसेस हैं, इनमें साइटोकाइन स्टॉर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती ही है, और बाद में पेशेंट वायरल निमोनिया में जा रहा है, उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तीसरे टाइप में वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, और लूज मोशन, फोर्थ टाइप में लूज मोशन और वॉमिटिंग देखने को दोनों मिल रहे हैं। तो ये सारे टाइप हैं। तो इनमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने रखा है वो इस प्रकार है कि पेशेंट जो फर्स्ट डे या जिनको जो भी लक्षण आ रहे हैं, फीवर आया, हेडेक हुआ, माइल्जिया हुआ, सीवियर बॉडी एक हुआ, ऐसे सभी पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पहले 1 या 2 दिन में ठीक हो गए फिर उनको छोड़ देना, उनको गाइड करना है सही तरीके से, और उनको बोलना है कि नहीं आपको कोविड है या नहीं, रिपोर्ट में पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आरटीपीसीआर आया कि नहीं, रैपिड एंटीजन पॉजिटिव और नेगेटिव आया कि नहीं, इस चक्कर में ना पड़ते हुए आप अपने आप को 7 से 10 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट करें और अपने लक्षणों को ध्यान से देखते रहें। मेडिसिन में पहले दिन से ही जिन रोगियों को महासुदर्शन घनबट्टी 2-2 गोली दिन में 3 बार 2 TDS के डोज में, गुरुची घनबट्टी 1 TDS के डोज में, और जरूरत पड़ने पर जब फीवर आ रहा है तो फीफाट्रॉल टैबलेट BD TDS और SOS ऐसा दे रहे हैं। ऐसा देना जरूरी है। ऐसा जिन लोगों को लगातार दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, उनमें वायरल निमोनिया होने की संभावना ना के बराबर है और रिकवरी भी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरे प्रकार के यहाँ पर पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें पेशेंट को फीवर कंटिन्यू बना हुआ है और फीवर डाउन ही नहीं हो रहा है, आता है फिर भी लेकिन हाई ग्रेड फीवर रहता है, ये इसका एक सिग्निफिकेंट साइन है। और ऐसा होने पर पेशेंट को हम फीवर कैसे कम करें, उसके लिए मास्टरशन तो दे ही रहे हैं, मास्टरशन घनबट्टी 2 TDS, फीफाट्रॉल जी SOS, आपका और इसके पीपीटी साथ, शेयर हो गया है। जी जी सर आ गया है, थैंक यू। फिर ये जूम कर रहा हूँ तो ये इस पे भी दिख रहा होगा ना आप लोगों को। चलिए इसको मैं उसको पूरा कर देता हूँ जो मैं बोल रहा था। तो उस कंडीशन में पेशेंट को यदि फीवर ज्यादा आ रहा है तो बृहद कस्तूरी भैरव रस, इस स्थिति में जहाँ फीवर को हाई ग्रेड है और कंटिन्यूस फीवर बना हुआ है, फीवर उतरने के बाद फिर से यदि फीवर पेशेंट को 102 के आसपास आ रहा है, 101 से ज्यादा आ रहा है, कंटिन्यू बना हुआ है, तो बृहद कस्तूरी भैरव रस 1 BD से TDS के रूप में, 1 BD या TDS उसको डोज में देते हैं, तो उन पेशेंट्स का फीवर डाउन हो जाता है और वो वायरल निमोनिया में जाने से पेशेंट बच जाते हैं। सीआरपी लेवल भी इन पेशेंट्स का काफी हाई होता है, तो सीआरपी लेवल डाउन होने लगता है, और ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है जिसको हम ये इस तरीके से देखते हैं कि सीआरपी यदि बढ़ा हुआ है उसके 2 दिन बाद फिर से करा के देखते हैं तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे आइडिया लगता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना बेनिफिशियल है और कितना उसमें और कुछ ऐड करने की आवश्यकता है या नहीं। तो सीआरपी लेवल इस प्रकार से इन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। यदि शुरुआत में ही, ऐसा नहीं है कि एक ही बार करा लेना है और सीआरपी से आपको पता चल जाएगा, तो यदि पहली फर्स्ट टाइम आपने किया, जिस समय भी किया, और यदि 100 100 के आसपास या 80 50 जो भी एक रेंज है उसमें उसका पॉजिटिव आया और इस रेंज के साथ है, तो 2 दिन बाद फिर करके देखना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है कहीं। यदि बढ़ रहा है तो सतर्क होना है और कुछ मेडिसिन ऐड करनी है। सीआरपी कम करने के लिए स्पेशल कुछ अलग से हम देते नहीं है, यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देने से सीआरपी कम होने लगता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड शुरू कर लेते हैं। ये क्या हो गया? तो स्लाइड नहीं आ रही है अभी मेरे पास। हेलो। हेलो। फिर स्लाइड कैसे आएगी? सर स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं इस पर।
हम्म यदि कोई सुन रहा है तो सर को कॉल करके प्लीज बोले कि स्लाइड्स नहीं आ रही है पीपीटी की। डॉक्टर नवीन पोस्ट टू मूव स्लाइड। हेलो नवीन सर। अच्छा मुझे बनाना है क्या? नवीन सर लेफ्ट हो गए हैं तो ठीक है, तब तक मैं बोलता हूँ। ओके मैं ट्राई करता हूँ शेयर एक बार। अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या है? वो बड़ी अच्छा मुश्किल अच्छा से मीटिंग में एंटर हुआ हूँ क्योंकि यहाँ 100 लोग से ज्यादा हो गए थे तो अच्छा अच्छा। अब आपका पीपीटी मैंने शेयर कर दिया है जी। सर ये इसको स्लाइड भी आपको ही करना होगा ना? हाँ मैं ही कर रहा हूँ, आप बता दीजिए मुझे ओके जी। ओके सर केस प्लीज, वन। थैंक यू सर। केस 1 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। जी। हाँ ये इसमें हम देखेंगे सीटी स्कैन आपको दिख रहा होगा। वायरल निमोनिया की कंडीशन में है पेशेंट, और ये पेशेंट का एक्चुअली मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोग इसको रीड करेंगे मुझे दिख तो। रहा है, मैं बता देता हूँ। जी जी। ये पेशेंट है आपके संदीप गुथे करके हैं, संदीप हम्म। गुथे रेफर्ड बाय। और जी पेशेंट का नाम है कुछ पाठक है, सम पाठक। हाँ श्री ये कृष्ण पाठक, श्री श्री कृष्ण कृष्ण पाठ। पाठक। राइट 47 राइट। ईयर्स मेल। जी इम्प्रेशन जी ले मैंने लीजिए सर। रिजल्ट। जी इम्प्रेशन ये है, ये है इम्प्रेशन, ये लीजिए। जी हाँ, patchy area of ground glass opacities in both upper right, middle, lingual and both lower lobes, more pronounced both lower lobes, infective process, viral etiology, further evaluation with nasopharyngeal swab, से आरटीपीसीआर करने के लिए बोला है। तो ये इसका इनका ये है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब ये देखिए, इसमें मैं वन बाई वन एक एक चीज दिखाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है और उसके साथ में सीटी सीवियरिटी स्कोर या एक्सरेज कैसे खराब हो रहे हैं, लंग्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट्स को। तो पेशेंट जब ऑन एडमिशन जब एडमिट हुआ तो ये इनका एक्सरे है, आप देखिए कितना बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जैसा कि सीटी स्कैन में भी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है। इन्फेक्टेड है, आपको देखिए ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिख रही है, मोस्टली राइट मिडिल लोब में क्लियरली दिख रही है। तो ये उस समय जब पेशेंट एडमिट हुआ उस समय का एक्सरे है। और फिर नेक्स्ट सर प्लीज करिए।
ये उसके बाद देखिए पेशेंट एडमिट रहा और 7 जुलाई को पेशेंट का एक्सरे ये हो गया। इसमें हमने अभी तक कोई इंटरवीन नहीं किया है, हमारे पास केस आया नहीं था। और ये पेशेंट का एक्सरे है। आप भी देखिए कि कोविड कितना सीरियस है, और जब लंग्स में वो एंटर कर जाता है और सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये स्थिति बनती है। दिस इज द एक्सरे ऑन 7th जून। नेक्स्ट सर। अब देखिए ये सारा होने के बाद में फिर हमने 3 दिन, 7 तारीख का एक्सरे था और हमने 3 दिन आयुर्वेद प्रोटोकॉल शुरू किया। ये जस्ट आफ्टर 3 डेज बाद का एक्सरे है। अब आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट हैं। और जो पेशेंट पहले से एडमिट था, इनिशियल कंडीशन में एडमिट हो गया था, उसके बाद भी उसका डिटोरिएशन, उसके लंग इन्फेक्शन को रोक नहीं पाए। और 7 तारीख तक एक्सरे की स्थिति आप देखिए, लंग्स में क्या स्थिति हुई वो आप देख सकते हैं। और तीन उसके बाद में केस हमारे पास आया। हमने 3 दिन मेडिसिन 7 तारीख को शुरू की, उस जो एक्सरे है उसके बाद। और ये उसके बाद का एक्सरे है आफ्टर 3 डेज प्रोटोकॉल हमने जो दिया मेडिसिन में, उसके बाद एक्सरे देखिए आप। फुल इम्प्रूवमेंट है पेशेंट के अंदर। ओपेसिटी जो है, हेजीनेस है, वो है थोड़ा बहुत, वो आफ्टर टाइम विद टाइम रिकवर होती है। तो ये केस फर्स्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई और भी एविडेंस हमने 10 सीरीज बनाई हुई है, उसमें सब तरीके के पेशेंट हैं। ये आपको देख के समझ में आया होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी फास्ट और कितने अच्छे से काम कर रही हैं। इसका प्रोटोकॉल क्या है वो मैं लास्ट में इसमें ही दिया हुआ है, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। हेलो। ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये नेक्स्ट स्लाइड मैंने दी है आपको। जी जैन जी साहब, सर। ये नेक्स्ट स्लाइड आ रही है जी। जी, ये उन्हीं का आरटीपीसीआर टेस्ट है। नेक्स्ट सर। जो डिटेक्टेड है पॉजिटिव है इसका मतलब। नेक्स्ट सर। जितनी है स्लाइड्स इसमें। नहीं सर, ये तो आई नहीं है। केस 2 होगा ना सर इसके बाद। अच्छा, 78 की केस टू स्लाइड। ये आ गया। हाँ, हाँ हाँ। ये आ गया। हाँ हाँ राइट सर। ये देखिए अभी पेशेंट बाईपेपर है और 2 दिन से बाईपेपर है, पेशेंट ऑन ऑक्सीजन है। इसका एक्सरे आप देखिए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हम्म 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 केस 3। नहीं सर, केस 2 ही दिखाना है, बहुत फास्ट जा रहे हैं अपन। अच्छा, केस 2 पीछे जाएं जी। जी जी सर प्लीज। ये ये वाला एक्सरे। सर और नीचे करिए। केस 2 लिखा होगा पहले। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। जी, हाँ केस राइट। 2। अब, हाँ अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये पेशेंट O2 हाई फ्लो पर है 2 दिन से। ये उसके बाद का एक्सरे। इसके मैंने पहले क्या क्या हुआ वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इससे आपको इफिकेसी पता चले। और ट्रीटमेंट के क्या चल रहा है वो भी हमें एलोपैथ में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये 2 दिन पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है, उसके बाद का एक्सरे है। नेक्स्ट प्लीज। अब पेशेंट 2 दिन ऑक्सीजन पर रहा, उसके बाद रिकवर नहीं हुआ और पेशेंट गैस्ट्रिक में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में गया, तो पेशेंट को बाईपेप पे रख दिया और 2 दिन बाईपेप पर रहा पेशेंट। उस समय का आप एक्सरे देखिए। मतलब देखिए कि डिसीज का प्रोग्रेशन रुक नहीं रहा है और आपके लंग्स जो है, पेशेंट के लंग्स जो है वो कंटिन्यूअस डैमेज होते जा रहे हैं। इन्फेक्शन का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है। कितना ज्यादा यहाँ पर ओपेसिटी पेशेंट के लंग्स में दिख रही है आपको। सर नेक्स्ट प्लीज।
और ये हमने 2 दिन उसको आयुर्वेद प्रोटोकॉल शुरू कराया उसके उस एक्सरे के बाद, और ये 2 दिन बाद का एक्सरे आप देखिए, रिकवरी हुई है, हैजीनेस है, ओपेसिटी है, लेकिन लंग्स का जो एंगल देखिए आप, पोस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल सब आपको क्लियर इसमें दिखाई दे रहे हैं, और पेशेंट को हमने बाईपेप से बाहर निकाल लिया विद इन 2 डेज। तो ये हमारी इफिकेसी रेट है, आयुर्वेद की इफिकेसी रेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये उन्हीं का सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे तो सीटी सीवियरिटी स्कोर दिख जाएगा। इसमें भी वही लिखा हुआ है, मल्टीपल स्मॉल एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, लार्ज एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल थिकनिंग ऑफ subtle areas of ground glass haziness seen in lateral aspect of bilateral lung parenchyma and both lower lobe, likely infective viral pathology. Next. ये पेशेंट को जब आईसीयू में लिया उस समय की सीट है। नेक्स्ट, हम केस 3 देखेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। O2 पर पेशेंट 15/7/21, 15/7 को पेशेंट एडमिट होता है और ये 2 दिन तक रहता है पेशेंट। उसके बाद में 17/7 को नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट नहीं होता और 8 लीटर ऑक्सीजन पर ही इसका O2 8 लीटर पर 88 आ रहा है, और देखिए और फिर से खराब हो गया है पेशेंट। 17/7 का ये एक्सरे है, वो 15/7 का था 2 दिन में। फिर ये पेशेंट नेक्स्ट, फिर 20 तारीख का ये एक्सरे है और 8 लीटर पर ये स्थिति हो जाती है पेशेंट की। यहाँ तक केस हमारे पास नहीं आया, इस एक्सरे के बाद ये केस हमारे पास आता है और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। आफ्टर आयुर्वेद प्रोटोकॉल 20 तारीख पे पेशेंट का एक्सरे हमें मिला, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब आप नेक्स्ट देखिए। ये देखिए, आयुर्वेद प्रोटोकॉल शुरू करने के बाद हेजीनेस है, राइट अपर लोब, मिडिल लोब अभी भी इन्फेक्टेड है, लेकिन कितनी स्पीडी रिकवरी हुई है आप ये देखिए, 21/7/21, और ये पेशेंट उसके बाद डिस्चार्ज होकर पर आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ऐसे केस कई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें से ही कोई केस है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनुज जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ लोग थोड़ा सा मीटिंग एग्जिट कर जाइए, फिर आप एंट्री कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा रिकनेक्ट होना पड़ेगा उन्हें। जैन जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर जैन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पे 250 से ऊपर लोग देख रहे हैं। तो अनुज जैन साहब की बड़ी डिमांड है और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। 2 केसेस उन्होंने प्रेजेंट किए, चैलेंजिंग केसेस थे। हमारा मकसद इसको दिखाने का यही। मेडिसिन अब वो भी बताएंगे, अभी कनेक्ट होंगे तो बताएंगे, प्रोटोकॉल भी बताएंगे वो, और फिर आप लोगों के लिए संभाषा भी ओपन की जाएगी। पर मुझे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए वो, फिर 99 लोग हो गए हैं, मुझे लगता है कि फिर उन्हें कनेक्ट होने में दिक्कत आएगी। सर 99 लोग हैं, 100 चलिए आप फिलहाल मैं हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के कुछ जो सदस्य गण हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप फेसबुक पर देख लीजिए, ताकि वैद्य अनुज जैन यहाँ कनेक्ट हो जाएं, और फिर जब वो कनेक्ट हो जाएं तो फिर आप जो है इधर आ जाइएगा। फिर 100 हो गए, अब वो नहीं जुड़ पाएंगे।
बड़ा अच्छे केसेस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, और अब फाइनली वो ट्रीटमेंट बताने वाले थे, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो उनका कनेक्शन जुड़ेगा। तब तक वैद्य अरविंद पाठक जी, आप थोड़ा सा कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए ना यहाँ, जब तक वो जुड़ते हैं। मेरे पास तो ऐसे कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको ना अग्नि पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। अग्नि बढ़ाने का मैं चिकित्सा दे रहा हूँ, जैसे आम पाचक बटी, आरोग्यवर्धिनी बटी, ऐसे दे रहा हूँ। क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है ना कि अग्नि मंद हो रहा है। मैं कुछ हेतु बता रहा हूँ। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है पूरे सब जगह, तो लोग क्या करते हैं कि लेट उठते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, टीवी में बस कोरोना कोरोना चलता है, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट का हेतु मिल रहा है कि वो लोग जब उठते हैं दिन में दीवा स्वाप करके, तो उनको ना कंजेशन रहता है, फीवर बढ़ जा रहा है उन लोगों को, और फिर वो जाते हैं टेस्ट कराते हैं तो कोविड पॉजिटिव। तो वहां पर जाते हैं तो जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट खाइए, अंडा खाइए, फिर उसके बाद में पनीर के चीजें खाइए, तो उससे और अग्निमंद हो रहा है, तो पेशेंट और मतलब फेटल कंडीशंस में जा रहे हैं। तो इसलिए ना हमें हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें अग्नि बढ़ाना है और पेशेंट को लंघन कराना है। तो इसके लिए शुंठी सिद्ध जल दे दीजिए, या फिर षडंग पानीय दे दीजिए, मुस्ता परपट कोशिरा चंद्रोदित्य नागरही, ये जो बताया है ना वो सिद्धांत से करेंगे तो रिकवरी रेट फास्ट हो रहा है। और दूसरा है कि अगर फीवर आ भी रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पास त्रिभुवन कीर्ति रस है जिसमें वत्सनाभ है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, महाजुरांकुश रस है, सुदर्शन घनवटी है, ये सब फीवर के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। ये दे दीजिए तो फीवर कम होने लगता है। और लंघन लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, जो अपना चरक संहिता में सूत्र है, वह देने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और O2 लेवल अगर कम हो रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सहस्त्रपुटी अभ्रक दे दिया, त्रैलोक की चिंतामणि रस दे दिया, जय मंगल रस दे दिया, समीर पन्नग, या और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो रस सिंदूर दे दिया। इसको क्या करना है कि मिक्स कर देना है और चाटन देना है, मतलब हनी के साथ 3-3 घंटे पे चाटन देना है। और अगर कंडीशन फेटल हो रही है तो हेमगर पोटली दे दीजिए मिक्स करके, तो चलिए, इससे। अनुज जैन साहब, आप शायद जुड़ गए जी हाँ जी डॉक्टर जी। हैं। जी हेलो। साहब, आप जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी तक सर, आ इससे रही है। आगे शेयर कर दें। मैं आपका अगला अगला पीपीटी चला रहा हूँ जी। जी जी। जी, यहाँ पे हम थे जी। सर ये केस 4 है, 5 है? ये आपका केस ये मंजू नहीं है सर, एक। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। हम्म, ये हो गया, हो गया ये। ये तो हो गया है, आगे चलते हैं। जी जी जी, आगे चल। केस 4 ना, ये आ गया केस 4 जी। जी ये है। हाँ, केस 4। जी सर, इसके ऊपर वाला स्लाइड। सर इसके ऊपर वाला स्लाइड। हाँ राइट, ये देखिए, पेशेंट मेरे क्लिनिक पर ही था, और नेक्स्ट प्लीज। हाँ दिस वन, इसको यदि जूम कर सकें तो। CT scan revealed multiple consolidation with ground glass density, showing bilateral lungs, suggestive inflammatory viral etiology, score for 16/40। 40 में से 16 इनका ये था, नियर अबाउट 30% लंग इन्फेक्शन था इनको। और अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं हम इनका। जस्ट आफ्टर 5 days हमने इनका एक्सरे किया। ये देखिए, एकदम नॉर्मल।
within 5 days और only आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं इनका प्रिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाता हूँ जो हमने दिया। नेक्स्ट, ये देखिए, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ एक्सरे, एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट, दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज द डाइट जो हमने इनको प्रिस्क्राइब की थी, और मेडिसिन में हमने इनको महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि, और बाद में जब पेशेंट को ड्राई कफ हुआ तो हमने क्या दिया इनको, चंद्रामृत रस, अफामार क्षार, प्रवाल पिस्टी, मुलेट ही चूर्ण और सितोपलादी चूर्ण। ऐसा कॉम्बिनेशन आफ्टर 5 डेज, रिकवरी जब हो गई उसके बाद दिया। 5 डेज में हमने महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि और ऊपर इसके कोविड डाइट। हमने जब शुरुआत की है प्रिस्क्रिप्शन की, आप देखिए सबसे पहले डाइट क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेडिसिन इज ऑलवेज सेकेंडरी, तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। सिर्फ मेडिसिन बता दी और मेडिसिन से रिकवरी हो जाती है, ऐसा होता नहीं। मेडिसिन ऑलवेज सेकेंडरी, और डाइट के बाद में मेडिसिन, और फिर हमने 5 दिन बाद मेडिसिन को चेंज किया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पेशेंट्स यदि महासुदर्शनपन है या कफ शामक चिकित्सा पर है तो उनको ड्राई कफ की समस्या आती है आफ्टर 5 to 7 डेज, तो उनको फिर सिर्फ चंद्रामृत रस पर करना चाहिए। ये एक और आपने देखा केस। नेक्स्ट सर, केस 6 आई थिंक, अच्छा केस 5 है अभी तो, ओके नेक्स्ट। ये डी डिमर कितना फास्ट हमने कम किया है उसकी रिपोर्ट है। कैन यू प्लीज जूम? तो आप इसमें देखेंगे डी डिमर इनका था 510। ये नेक्स्ट 51510 जी। जी नेक्स्ट, और ये देखिए ये डी डिमर इनका आ गया 90, मतलब अबव द बॉर्डर ही लाइन था, लेकिन उसको कितना कम कर सकते हैं ये देखिए। हमने उनको डी डिमर 90 पर आया, और एलडीएच भी कम हुआ है अकॉर्डिंगली। आप देखेंगे तो रेंज अलग अलग है दोनों की, नॉर्मल रेंज, लेकिन दोनों कम हुए हैं। तो डी डिमर कम करने के लिए आरोग्यवर्धनी 1 ग्राम बीडी का डोज जो हम दे रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो हम इसके बाद शेयर करने वाले हैं वो, लेकिन अभी आ गया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, केस 6, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर कोविड भी है और साथ में रीनल फेलियर भी है पेशेंट को। अक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट है और कोविड भी है। इनका सिटी सीवियरिटी स्कोर आप लोग देखें तो 14 है, 14। नेक्स्ट, इसमें खास बात जो है वो ये है इस केस में, इसका सीटी स्कैन भी हमने इमेजेस लिए हैं। अब आप देखिए इसमें कितना ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, कितना इन्फेक्शन दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। राइट लोअर लोब में है, लेफ्ट लोअर लोब में है, राइट लोअर लोब, लेफ्ट लोब, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है। और ये पेशेंट, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। इसमें भी आपको दिखेगा क्लियर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
इसमें भी वही है, आप इसमें मिडिल लोब में देख सकते हैं, अलग अलग लोब्स का मैंने अलग अलग सीटी स्कैन फिल्म डाले हुए हैं। इसमें राइट लोअर लोब में क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट, अब इस केस में क्या था, खास बात ये थी कि पेशेंट का जो सीटी सीवियरिटी स्कोर शुरुआत में था जब फाइंड हुआ 14 था, 1425 में से सीटी सीवियरिटी स्कोर था, और पेशेंट को 5 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और उस समय इनका सीटी सीवियरिटी स्कोर था 12। तो आप देखिए पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया 12 पर, सिर्फ 2 पॉइंट सीटी सीवियरिटी स्कोर का डिफरेंस आया था, और पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर गया। घर जाके 4 दिन बाद पेशेंट को अगेन ब्रीथलेसनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जाने लगा, और उस समय ये केस हमारे पास आया। और सारे सिम्टम होने के बाद हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद हमने ट्रीटमेंट करने के बाद की आपको स्लाइड नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये उनका आई थिंक आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, हाँ कोविड टेस्ट है। नेक्स्ट, ये एआरएफ में था पेशेंट उस समय, 79 समथिंग यूरिया है, क्रिएटिनिन भी बॉर्डर लाइन के ऊपर है। और ये हमने ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, ट्रीटमेंट के बाद का एक्सरे देखिए, फुल रिकवरी, और पेशेंट टिल नाउ इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट केस, हाँ दिस इज अ चैलेंजिंग वन। ये हमने सारे केसेस मैंने मोस्टली सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे डाले थे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो सही तरीके से हो पा रहा है। चैलेंजिंग केस है। ये पेशेंट का एक्सरे है जब पेशेंट को डिस्ट्रेस शुरू हुआ। आप देखिए इसके राइट लोअर लोब, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दोनों लंग्स में क्लियरली आपको दिखाई देगी। और ये पेशेंट चैलेंजिंग केस इसलिए था क्योंकि उस समय भी पेशेंट के पास हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी, और ये पूरा केस टोटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट किया गया। शुरुआत से ही है इसमें नो एंटीवायरल, नो आयुर्वेदिक मेडिसिन, सॉरी नो एंटीवायरल, नो एंटीबायोटिक, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी गई। और ये एक डॉक्टर की ही मदर है, उनका गुजरात के, गुजरात या राजस्थान के बॉर्डर पर कहीं है उनका, वहां से केस मेरे पास आया था और हमने इसको लिया और एज ए चैलेंजिंग केस लिया था। एज भी पेशेंट की कुछ 70 अराउंड थी, तो हमने भी बड़ा उससे बोला अरे पता नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं, और ट्राई किया, और पेशेंट को घर पर रख के ट्रीटमेंट किया गया था इस केस में। और ये फर्स्ट एक्सरे है। नेक्स्ट, ये देखिए सेकेंड एक्सरे में इम्प्रूवमेंट आफ्टर 2 डेज, और उस समय पेशेंट का सैचुरेशन लेकिन डाउन हो रहा था और एक्सरे में इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। डॉक्टर जो वहां पर थे और जो एक्सरे जिन्होंने किया उनका बोलना था नहीं कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, तो एक्सरे में इम्प्रूवमेंट नहीं। मैंने एक्सरे देखा, मैंने कहा इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, क्यों नहीं है इसमें? उसमें देखो आपको कॉस्टोपेनिक एंगल नहीं दिख रहा है, इसमें क्लियरली दिखाई देने लगा है, इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। फिर पेशेंट को राहत मिली, उनके लड़के को भी राहत, मेरे रिलेटिव्स को, और फिर हमने पेशेंट मेडिसिन कंटिन्यू की। और फिर नेक्स्ट एक्सरे देखिए आप, ये उस साइड का आप देखिए नेकलेस भी इसमें दिख रहा है। ये देखिए कितना कितना इजी और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको राइट लंग में हील किया है, और लेफ्ट लंग में जो थोड़ा बहुत रह गया है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए दिस इज कंप्लीट रिकवरी। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी लेफ्ट साइड में थोड़ी सी है, लेकिन पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन, और ये समय के साथ 10-15 दिनों महीने भर में रिकवर हो जाती है ऐसी स्थिति में। और पेशेंट का सैचुरेशन इस कंडीशन में, पेशेंट का सैचुरेशन अप टू 75 गया, और 12 घंटे में 2 या 3 घंटे पेशेंट को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी थी। ऑन होम बेड पर ही पेशेंट को ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट,
ये उनका सिटी स्कैन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमने कराया था और सिटी सीवीटी स्कोर इनका 12/25, मतलब ये 50% लंग इन्फेक्टेड थे इनके। नेक्स्ट प्लीज। और ये केस टोटल 100% ओनली ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट किया गया है। और ये उस समय थे जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गाइडलाइन है, क्या ट्रीटमेंट है। और हमने उस समय से केसेस ट्रीट करना शुरू किया हुआ है और अभी भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इस बार के स्ट्रेन में थोड़ी तकलीफें आई हैं तो हमने फॉर्मूला अपना चेंज भी किया है। ये उसी का नेक्स्ट है स्लाइड। सर नेक्स्ट प्लीज। ये उसी के ब्लड रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग केस। पेशेंट का नाम अनिल सोनी है और इनका सीटी सीवीटी स्कोर जो है वो देखेंगे पहले। 13 सीटी सीवीटी स्कोर था पेशेंट का। 13 में से 25 में से 13 सीटी सीवीटी स्कोर 13। और ये जो स्कैन है ये है 21/11 का, 21 नवंबर का। और उसके बाद में 5 दिन बाद इनका फिर से ये देखिए आपको दिख रहा है इसमें 13, राइट। नेक्स्ट प्लीज सर। और फिर 26 तारीख को हमने इनका सीटी स्कैन हमने नहीं किया, इनका पहले ही हुआ। ये मैं पहले से लेके लास्ट तक क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन है। तो 26/11 को इनका फिर सीटी स्कैन होता है ऑन ट्रीटमेंट, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और पेशेंट को 13 तारीख 21 जो 21 नवंबर में जब किया गया तो 13 इनका था। और उसके बाद में पेशेंट डिटोरिएट होता गया और पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ा। और 26 तारीख को जब इनका ये किया गया 26 नवंबर को, तो इनका सीटी सीविलिटी स्कोर जो है वो 18 हो गया, बढ़कर इंक्रीज हुआ और फिर पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ा। नेक्स्ट सर। राइट। और फिर केस हमारे पास आया और हमने इसको ट्रीट किया पेशेंट को। विद इन 4 डेज पेशेंट को हमने इंट्यूबेट से एक्सुबेटेड करवा लिया। और उसके बाद हमने 26/12 में ये किया और स्कोर आया 10 स्कोर पर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करा लिया। और आपको बता दूं ये पेशेंट में पहले ही सारा प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब जो इंजेक्शन आज पता नहीं किस तरीके से इसको प्रचारित किए जा रहे हैं इन सबके नाम। तो ये आज से नहीं, लास्ट ईयर ही ये सब फेल हो गए थे, लेकिन आज फिर भी इनका एक मार्केट तैयार किया गया है और हर पेशेंट को बोल दिया जाता है जाओ भाई लेके आओ लेके आओ लेके आओ। तो ये इनकी जो है मैं बता रहा हूँ कि क्या स्थितियां हैं। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और 10/25 पर पेशेंट को डिस्चार्ज करा लिया और पेशेंट घर पर पूर्ण रूप से आज भी स्वस्थ है, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर की ही रिलेटिव है और उन्होंने ट्रीट किया था इस पेशेंट को अकॉर्डिंग अंडर माय गाइडेंस। तो ऐसे सारे केसेस हमने किए हुए हैं। एक से एक सीवियर केसेस मैंने आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो इंट्यूबेट हो पेशेंट, चाहे वो ऑक्सीजन पर हो, चाहे बाईपेप पर हो, कैसे पेशेंट ऑक्सीजन से फिर बाईपेप पे गया, बाईपेप से फिर वेंटिलेटर पर गया। तो ये भी देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट। ये उन्हीं के एक्सरेज हैं जो हमने ट्रीट किए उसके बाद के। ये देखिए। नेक्स्ट। ये एक्सरे ऑन डिस्चार्ज पेशेंट का है। काफी डैमेज हुआ है लेकिन रिकवरी हो गई पेशेंट की। नेक्स्ट। ये यहाँ पर सिटी सीवियरिटी स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है जो इस पेशेंट का था। 21 आउट ऑफ 25। 21
बहुत ही सीरियस कंडीशन में था पेशेंट, और हमने इस पेशेंट को विद इन 5 डेज डिस्चार्ज करा लिया था। पेशेंट ये ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में एडमिट था पेशेंट, और हमने इनको डिस्चार्ज करा लिया विद इन 4 to 5 डेज, और पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक। उसके बाद का आप एक्सरे देखिए इनका, और ये एक्सरे हमने उनका लिया है आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि पेशेंट डिस्चार्ज होके चला गया, एविडेंस के लिए एक्सरे नहीं मिल रहा था, फिर हमने उनको बोला वहीं पर कराओ। ये उन्हीं का फॉलोइंग रिपोर्ट है, उसी का 21/25 सीटी सीवीटी स्कोर। मतलब आप देखिए कि 95% डैमेज है यहाँ पर लंग्स, और कितनी खूबसूरती से हमने पेशेंट को डिटोरिएशन में नहीं जाने दिया, और पेशेंट पूर्ण रूप से लाभ पाया। उसके बाद का एक्सरे आप देखिए, हीलिंग, ये उन्हीं की एक्सरे की फिल्म्स हैं, आपको क्लियर इसमें दिखाई देगा कितना डैमेज है। सीटी स्कैन की फिल्म्स है ये। ये देखिए कितना क्लियर डैमेज दिख रहा है। यस, ये पेशेंट के एक्सरे है, फुल रिकवरी, पूर्ण रूप से स्वस्थ पेशेंट। नेक्स्ट सर। हमने इसमें सारे केसेस को इतने केसेस में मर्ज करने की कोशिश की कि सभी प्रकार के केस देख लिए जाएं, और ये केस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का। ऑन ऑक्सीजन ये पेशेंट आया हमारे पास, और ये केस आया हमारे पास पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का। और इसके साथ में एक खास बात थी कि पेशेंट को ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज भी साथ में थी। ये रिपोर्ट में आपको यहाँ क्लियरली दिखाई देगा, इसको सर जूम करेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। Above findings suggest possibility of interstitial lung disease with evolving fibrotic changes, with could be a sequel of infective lung disease in the past mid September 2020। मतलब जो इनको इन्फेक्शन हुआ था सितंबर 2020 में, उसके बाद ये पेशेंट ऑक्सीजन पर घर पर आ गया, और इनको करीब आई थिंक 10 लीटर या 8 लीटर पर ऑक्सीजन लेवल पर ये सरवाइव कर रहे थे। और जब केस मेरे पास आया तो पेशेंट के भाषा का वीडियो भी एक मेरे फेसबुक अकाउंट पर आपको मिल जाएगा इनका, लेकिन मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं आ सकता था, इसलिए उनका लिखा हुआ एक टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। और हमने इस पेशेंट को विद इन 1 मंथ ऑक्सीजन फ्री कर दिया था। और ये पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का केस है, जहां पर पेशेंट को एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला गया था, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आ रही थी, और कोई नया ड्रग आया है ऐसा कहकर उन्होंने बताया। और डॉक्टर ने ये भी बोला था, जो बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो उन्होंने बताया मुझे, और लिखा भी है उन्होंने, वीडियो में भी बोला है, आप लोग देखेंगे कि उन्होंने बहुत कॉन्शियस, और इनका पूरी फेटर्निटी काफी एजुकेटेड है, आसपास के लोग डॉक्टर हैं, इनके रिलेटिव डॉक्टर हैं, सबने बोल दिया था कि भाई ये हो नहीं सकता अब यहाँ से रिकवर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और एंटीफाइब्रोटिक ड्रग भी इसलिए देंगे कि यहाँ तक जो हो चुका है डैमेज वो तो हो चुका है, लेकिन आगे नहीं हो, और ऑक्सीजन पर आपको रहना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। पेशेंट ने हमसे कांटेक्ट किया, और काफी अच्छे पेशेंट थे, काफी फॉलो करते हैं आयुर्वेद को, और आस्था है इनकी। तो इनको हमने विद इन 1 मंथ 15 डेज तक तो ट्रीटमेंट दिया, कुछ विशेष लाभ नहीं था, लेकिन आफ्टर 15 डेज इनको हमने जो ट्रीटमेंट दिया उससे आगे के 15 दिन में इनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हमने फ्री कर दिया। और पेशेंट आज भी टिल नाउ, क्योंकि अब वो कॉन्टेक्ट में है हमारे, तो मैं बोल सकता हूँ टिल नाउ पेशेंट एकदम एब्सोल्युटली राइट है, और कोई उनको ऑक्सीजन लेवल की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। और ये आई थिंक धनतेरस, उस समय दीपावली के पहले की बात है। तो ऑन धन्वंतरी जयंती के दिन मैंने उनका मैसेज आया था कि सर मैं एकदम फ्री हो गया ऑक्सीजन से, और मैंने उनको प्रेडिक्ट भी किया था कि लगभग 1 महीने में धन्वंतरी जयंती आते तक आप ठीक हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब पेशेंट रिकवर होते हैं। और ये पोस्ट कोविड फाइब्रोटिक का केस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और भी केसेस किए हैं जो हमने ऑक्सीजन से निकाले हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, लेकिन ये काफी पेशेंट जो था इसको रिकवर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बदलने पड़े, लेप चेस्ट पर हमें करवाने पड़े, मेडिसिन देनी पड़ी, और ये पेशेंट इस तरीके से बाहर आ गया। फिर इनका एक लास्ट वो है टेस्टिमोनियल, वो एक बार दिखा देंगे प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं। कोरोना के घातक आक्रमण ने मेरे फेफड़ों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया।
12 दिन यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा के आईसीयू में रहने पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता 5 लीटर प्रति लीटर पर बनी रही। भारत के प्रख्यात 5 लीटर है, मैंने एक्चुअली 8 लीटर बोला था। भारत के प्रख्यात फेफड़े के विशेषज्ञ चिकित्सक भी कोई समाधान ना दे सके। लगभग 40 दिन बाद डॉक्टर अनुज जैन ने ग्वालियर में संपर्क में आया। इन्होंने निस्वार्थ भावना से उपचार आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा किया। 15 दिन के उपचार के बाद निरंतर ऑक्सीजन की निर्भरता में गिरावट आती गई व कुल 1 माह में ऑक्सीजन की निर्भरता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। निसंदेह धन्य है आयुर्वेद। ये सब तो उन्होंने लिखा है, जो उनका नाम भी इसमें विष्णु शंकर अग्रवाल, कॉन्टेक्ट नंबर भी उन्होंने दिया है इसमें। तो इस तरीके से केसेस हमने किए हैं और ये उनके एविडेंस हैं, सीक्वल के साथ एविडेंस हैं कि पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ और आज भी क्या हो रहा है। यही हो रहा है, पेशेंट दौड़ लगा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। आप ऑक्सीजन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जबकि वेंटिलेटर पर भी लास्ट ईयर WHO की डॉक्टर का भी स्टेटमेंट आया था कि हमने गलती की इसको समझने में, क्योंकि वो पहली बार था। सब लोगों से गलतियां हुई, सो के समझ में आता है कि पेशेंट को हमने डायरेक्ट वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो वेंटिलेटर भी कोई यूजफुल नहीं है। ऑक्सीजन इसमें काफी पर्याप्त मात्रा में काम करती है, लेकिन वो भी 2 से 3 तक का सपोर्ट दे सकती है पेशेंट को। लेकिन बशर्त उसके साथ में जो पेशेंट के एल्वेओलाई में, लंग्स में जो म्यूकस कलेक्ट हुआ है, उस म्यूकस को ड्राई अप करना और एक्सपेक्टोरेंट करना, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन पर पेशेंट, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि अंदर वायरस का रेप्लिकेशन होता रहता है और म्यूकस कलेक्ट होता ही रहता है, क्योंकि कोई एंटीवायरल, कोई मेडिसिन उसमें काम करती नहीं है। और ऐसा करने से पेशेंट डिटोरिएट होके ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए पेशेंट फिर ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पर, आपने देखी, मैंने शुरू से दिखाया कि ऑक्सीजन पर पेशेंट हो रहे हैं, आप विदाउट ऑक्सीजन भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, तो आगे क्यों डिटोरिएट हो रहे हैं। और इन सबको जो मेडिसिन दी जा सकती हैं, जो नेशनल प्रोटोकॉल है, वो सबको दिए गए हैं, केवल एक केस को छोड़कर। और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि पेशेंट जब सारा प्रोटोकॉल कर लेता है, उसके बाद हम, जब वो डिटोरिएट होता है, तब वो केस हमें मिलता है। अब आज के दौर में जरूर पेशेंट पैनिक बहुत है और पहले दिन से ही दोनों ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है, या जब डिटोरिएशन नहीं होता है, मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अरे वो ट्रीटमेंट जो ना आप जो ले रहे हो, यदि डिटोरिएशन हो तो मुझे बताना, अदरवाइज उससे ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आता ना फिर दोनों ट्रीटमेंट देने का फायदा क्या है। लेकिन अब ये जाके सिद्ध हो गया है कि यदि दोनों मेडिसिन भी दिए जा रहे हैं, दोनों ट्रीटमेंट भी आप एक साथ ले रहा है पेशेंट, तो ट्रीटमेंट अपने से ही वो रिकवर हो रहे हैं और फास्ट रिकवरी हो रही है, क्योंकि उनका कोई एविडेंस नहीं है जिन इंजेक्शंस को जिनके लिए इतना पागलपन मचाया जा रखा है। सरकार भी नहीं पूछ रही है, डॉक्टर भी पेपर में कुछ देते हैं, बताते कुछ हैं कि नहीं इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई संजीवनी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। सारी रिपोर्ट्स में कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और ई बोला कि मेडिसिन को कोविड-19 में देना, ये तो समझते ही बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक ड्रग को एक हाइप बनाया जाता है, पता नहीं क्यों। 2009 में भी देखिए स्वाइन फ्लू आया, तो स्वाइन फ्लू को हाइप बनाया गया, WHO ने भी उसको पेंडेमिक घोषित किया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और हुआ भी नहीं उस समय, वो कंट्रोल हो गया। लेकिन उस समय टेमी फ्लू टैबलेट का ये दिया गया, टेमी फ्लू, लेकिन उसका भी कोई काम नहीं था। मैं अभी कोविड से पहले थोड़ा सा जाता हूँ आपको बताने के लिए। मे आई कंटिन्यू? यस यस यस, व्हाई नॉट, आप कंटिन्यू कर ओके सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो 3 साल पहले का मैं केस बताता हूँ। तब ये कोविड-19 नहीं आया था और उस समय पेशेंट को वेंटिलेटर पर थे, एक फीमेल पेशेंट है, उसका भी एविडेंस और जो प्रूफ हमने फेसबुक पे डाले हुए हैं। हमने अपने केस प्रेजेंटेशन में भी, वर्कशॉप में, सेमिनार्स में, सब जगह मैं वो दिखाता हूँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो उस केस में भी पेशेंट को वायरल निमोनिया डायग्नोस किया गया उस समय, और पहले तो बैक्टीरियल और सब ट्रीटमेंट दिया गया, लास्ट में उसको टेमी फ्लू भी दी गई और पेशेंट डिटोरिएट होती ही गई। और पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया कि अब ये कुछ हो नहीं सकता, इसमें पॉसिबल नहीं है, अपने घर सगे संबंधियों को बुलाना शुरू कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले की। चूंकि मैं इमरजेंसी में टैकल करता हूँ, तो केस मेरे पास आया और उन्होंने पूछा, डॉक्टर रविंद्र चतुर्वेदी करके हैं, उनकी रिलेटिव थे, तो उन्होंने पूछा कि सर इस केस से क्या करें। तो मैंने कहा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेडिसिन बताता हूँ, शुरू करो आप। तो और वो पेशेंट को एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया गया था डॉक्टर्स के द्वारा, और वो दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल इनका ये इसी कारण डिटोरिएशन होता जा रहा था, इसलिए जाना हुआ। और पेशेंट को फिर हमने मेडिसिन शुरू की और विद इन 24 आवर्स हम उसको एक्सुवेट करने में कामयाब हुए। और जो पेशेंट के रिलेटिव आके रात में इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि डिक्लेयर एक माहौल बन जाता है ना कि अब बचना नहीं है पेशेंट,
अब चूंकि वो पेशेंट बचा हुआ है इसलिए उसके बारे में मैं कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन होता है कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया कुछ हो नहीं सकता, आप देख लो, और सब रिलेटिव्स आना शुरू हो गए, रोना गाना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो पेशेंट बाकायदा बाहर आई विद इन 24 आवर्स विथ आवर ट्रीटमेंट, विथ आवर लेप। हमने लेप भी दिया था उस पेशेंट को और मेडिसिन भी दी, और 24 आवर्स के बाद में उसको हमने एक्सुबेट कर पाया पेशेंट को। और उसके बाद में पेशेंट ने सेल्फी भेज भेज के मुझे बताया कि देखो मैं ठीक हूँ, और घर जाके फिर उसने मुझे फिर फोटो भेजी, और वो आज एक अच्छी जिंदगी आज भी जी रही है पेशेंट। तो ऐसा, ये मैं बात करूँ 3-3.5 साल पहले जब ऐसा कुछ वायरल नहीं आया था, और उस पेशेंट को भी टेमी फ्लू दे दी गई थी, क्योंकि वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि वायरल है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि भाई ये स्वाइन फ्लू हो या और कोई वायरल हो। उन्होंने टेमी फ्लू भी दे रखा था, उसको हो गया था सब कुछ करके, और लास्ट में फिर आयुर्वेद की जब एंट्री होती है तो ऐसे साइंस ऐसे काम करता है। और इसके लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, बहुत सारी डेयरिंग लगती है, बहुत सारा नॉलेज लगता है, और ऐसा करने से पता चलता है कि आयुर्वेद की एफिकेसी क्या है। अभी सभी सारी संस्थाएं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बोल ही नहीं रहा है कि हाँ भाई हमें भी एक बार ट्रायल का मौका दो। आप रेमडेसिविर कर रहे हो, हम अपने ड्रग के साथ कर लेते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 50-50 पेशेंट पे कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। मैंने बोला भी था, यदि कोई सरकार से, मंत्रालय से ऐसा कुछ प्रपोजल पास कराता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और ये एविडेंस मैंने आपको दिखाई दिए है। और मैनेजमेंट बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, मृत्यु दर को काफी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और इसके शुरुआत के पहले ही मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि पेशेंट्स इतना सीरियस हो ही ना, और क्यों हो रहा है, यदि वो हम फॉलो करवाने में पॉसिबल हो जाते हैं तो काफी मृत्यु दर संख्या हम कम कर सकते हैं। दिस इज द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट कर देंगे, तो मैं ट्रीटमेंट भी ब्रीफ कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी कर दिया मैंने। जी सर, तो सबसे पहले 3 डेज कोविड डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पर इसके बिना हम काम करते नहीं, क्योंकि ऑटोफेजी नाम का जो कॉन्सेप्ट है, लंघन जरूरी है। लंघन नहीं किया तो पेशेंट को उतना फायदा नहीं होता है। आईसीयू पेशेंट्स में भी जहां पर जरूरत पड़ती है, वहां पे हम उसको जो सोया मिल्क डाइट जा रही है या जो मिल्क दिया जा रहा है, आईसीयू पेशेंट जो वेंटिलेटर पर नहीं है उनको कर्ड दिया जा रहा है, राइस दिए जा रहे हैं, ऐसे हम सब कुछ बंद कराते हैं पेशेंट को। और उसके साथ में 3 डेज कोविड डाइट जहां जहां पॉसिबल होता है वहां पर शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट डे ओनली ल्यूकवार्म वाटर प्लस कोकोनट वाटर कम मात्रा में। सेकेंड डे हम ओनली मूंग दाल का सूप, कोकोनट वाटर की थी जरूरत है तो दीजिए, जरूरत पड़ती नहीं सेकेंड डे। थर्ड डे खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी और कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप दिन भर में एक काफी है, इतना लिया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि लंघन करने से या डाइट फॉलो करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, तो उनका बिल्कुल मानना गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं, जबकि कोविड डाइट या जो हमने प्रोटोकॉल सेट किया है, इसको फॉलो करने से और ज्यादा एनर्जी आती है पेशेंट के अंदर, और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, और फीवर तो तुरंत डाउन होने लगता है। और यदि आपने ये नहीं किया है, सिर्फ मेडिसिन दिए जा रहे हैं, मेडिसिन मासुरेशन दे दिया, फीवरट्रॉल दे दिया, और भी कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो फीवर नहीं डाउन होगा एकदम। फीवर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, वो टूटता नहीं है। तो नेक्स्ट प्लीज। डोंट, क्या क्या नहीं करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम डू करने से पहले डोंट बताते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स फिर इसको जो भी है फॉलो करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मिल्क, कर्ड, फ्रूट, बेकरी प्रोडक्ट्स, डे स्लीप एंड कोल्ड वाटर। फर्स्ट लेवल से लेके ग्रेड लेवल तक के सभी पेशेंट्स के लिए ये डोंट है, ये सब नहीं करना है और ना करवाना है पेशेंट को। नेक्स्ट प्लीज। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जो ये एक्चुअली उस समय का है जब हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट लास्ट ईयर बहुत सारे थे, तो आज भी है, तो उन सब में आयुष को तो लक्ष्मी विलास रसनाट दिए सफिशिएंट, इससे ज्यादा देने की कोई जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अभी हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं और महासुदर्शन घनबटी को कर दिया है इसके साथ। नेक्स्ट। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में लक्ष्मी विलास रस स्वर्ण, मतलब महालक्ष्मी विलास रस, डाबर या दूध पापेश्वर कंपनी। महासुदर्शन घनबटी, ये अप टू 7 जिनका है उसके लिए है। त्रिलोक चिंतामणि भी हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की सीवियरिटी कुछ ज्यादा हो गई है। चंद्र अमृत रस, अपमार क्षार और सितोपलादी, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट को यूज कराते हैं मेडिसिन। ये मेडिसिन से
रिकवरी होती है माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में। अब निमोनिया हो गया है जिनको काफी ज्यादा, मोर देन 7 की सीवियरिटी स्कोर है, ARDS है, SpO2 नीचे गिरता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है, 90 के नीचे जा रहा है, उन केसेस में त्रिलोक चिंतामणि रस 1 QID, और इससे भी ज्यादा यदि प्रॉब्लम हो रही है और इससे भी ज्यादा सीरियसनेस है तो हम त्रिलोक चिंतामणि 1 टैबलेट 1 आवरली तक देते हैं, और 1 to 2 डेज बाद फिर डोजेस को हम कम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोज बहुत ज्यादा है, हाँ सीवियरिटी ज्यादा है तो डोज भी हमें देना पड़ता है, और खास श्वास में मुहुर मुहुर चिकित्सा करने के लिए बोला गया है। अब आप 10-10 mg तो बार बार दोगे नहीं, उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा, और यहाँ पे स्थूल मात्रा देनी होती है पेशेंट को। तो ये हम ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं। त्रिलोक चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, माँ सुदर्शन घनवटी, आरोग्यवर्धनी और हरित की वासा, द्राक्षा, मिश्री का क्वाथ, ये पेशेंट को हम दे रहे हैं। वासा क्षार, अपामार्ग क्षार, और बहुत ज्यादा जब सीरियस पेशेंट है, ऑन पेशेंट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि सैचुरेशन 75 के भी नीचे जा रहा है, तो हम फिर वहां पे मल्ल सिंदूर का प्रयोग करते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेज मेडिसिन, दिस इज मल्ल सिंदूर, और इसको 60 mg BD और TDS के डोज में देते हैं इनिशियली, बाद में डोजेस को हम कम करते हैं। बात को ध्यान से सुन लीजिए, डोजेस को बाद में कम जरूर करना है, ऐसा नहीं कि एक ही डोज दिए जा रहे हैं। पेशेंट को फिर मुक्पाक, ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, हाई BP, हाई पल्स, मल्ल सिंदूर देने का एक बहुत बड़ा ये होता है कि पेशेंट को पल्स जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इट्स क्रॉस 120 और 130 आल्सो। तो उस समय पर फिर डोजेस को कम करना और ये देखकर ही डोजेस को देना चाहिए। इसलिए मल्ल सिंदूर को फिर हमने प्रयोग कम किया, क्योंकि मल्ल सिंदूर को मार्केट से लेना पेशेंट के लिए, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सारे पेशेंट हमारे यहाँ से ट्रीट हो रहे हैं, हम पेशेंट को मेडिसिन मार्केट से लेने के लिए पूरे भारत में पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां से लेना, फिर उसको बनाना, खरीदना, वो मेडिकल वाला क्या देता है, कैसे देता है, तो उसको फिर हमने टेपर ऑफ किया और त्रिलोक चिंतामणि के डोज को ही हमने इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब बिल्कुल ही ऐसा केस आता है लास्ट स्टेज का, तो वहाँ पे हम मल्ल सिंदूर का प्रयोग कराते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी, उसमें हम हीरक भस्म, त्रिलोक चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, इनका प्रयोग करते हैं। और यदि पेशेंट पित्तज प्रकृति का है और त्रिलोक चिंतामणि टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जगह पर हम मृगांक रस देते हैं पोस्ट कोविड में। स्वर्णमाली बसंत पोस्ट कोविड में देना है। 64 प्रहरी पली भी हमने यहाँ प्रयोग की है पोस्ट कोविड केसेस में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन मृगांक रस या त्रिलोक चिंतामणि में से कोई एक ही यहाँ पर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति। बहुत सारे पेशेंट्स में देने के बाद में किसी में एपिस्टेक्सिस या किसी को पहले से अम्लपित्त की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं, ये भी बहुत देखने को मिला, धातु पाक अवस्था देखने को मिलती है। लंग्स में धातु पाक होना एक स्टेज तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन उसी के साथ प्लेटलेट्स का कम हो जाना, ड्रॉप होना, ये आज भी हमें बहुत देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में त्रिलोक चिंतामणि रस न देके मृगांक रस का हम सेवन करवाते हैं। 64 प्रहरी पिपली उस स्थिति में भी हम ऑफ कर देते हैं, टेपर ऑफ कर, मतलब टेपर ऑफ नहीं, मैं अवॉइड कर देता हूँ उस कंडीशन में। और स्वर्णमाली बसंत पोस्ट कोविड केसेस में हम देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बता दूं कि बहुत सारे लोग अक्यूट केसेस में स्वर्णमालिनी बसंत, मृगांक रस, ऐसी मेडिसिन का प्रयोग, वसंत कुसुमाकर रस, ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करवा रहे हैं। कृपया ऐसी मेडिसिन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सारी जो है इनका कोई उपयोग नहीं है। स्वर्णमालिनी बसंत आफ्टर रिकवरी पेशेंट को देना चाहिए। मृगांक रस अक्यूट कंडीशन में देने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको भी आफ्टर रिकवरी या तो स्वर्णमालिनी बसंत दे सकते हैं, मृगांक रस दे सकते हैं, और ऐसे ही बसंत कुसुमाकर रस। तो ये बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि कफ वर्धक है काफी बसंत कुसुमाकर रस, शीतवीर है, तो कफ को और ज्यादा बढ़ा देती है, और पेशेंट ठीक होने की जगह अक्यूट इन्फेक्शन में, जब निमोनिया की कंडीशन पेशेंट को बनी हुई है और रिकवरी नहीं हो रही है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, उस कंडीशन में ऐसे ड्रग्स को यूज करने से बचना चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी फिर आप लोग अपने हिसाब से अपनी युक्ति के अनुसार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। पोस्ट कोविड में च्यवनप्राश, हाँ अक्यूट कंडीशन है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, उस समय च्यवनप्राश देने का कोई फायदा नहीं। पोस्ट कोविड में स्वास्थ्य चिंतामणि, आरोग्यवर्धनी, सोमासव, द्राक्षारिष्ट, ये हमने सब पोस्ट कोविड में अकॉर्डिंग टू स्टेज अलग अलग समय पर अलग अलग मेडिसिन यूज करवाते हैं। एक हमने क्वाथ जो है बड़ा ये
यूज किया है, और इसमें हमने आरकबत, पिपली मूल, मुस्ता, कुटकी और विविध की शहद के साथ ये क्वाथ यूज किया पोस्ट कोविड केसेस में। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ऑक्सीजन हटाने में, ऑक्सीजन को रिमूव कराने में हेल्प करते हैं ये सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग स्टेज, अकॉर्डिंग टू। ऐसा नहीं कि एक ही मेडिसिन दे दी और वही चलती रहेगी, जैसे जैसे सिम्टम्स चेंज होते जाते हैं उसी हिसाब से उसकी नीड चेंज होती जाती है, उसी अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन को चेंज करते जाते हैं। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट प्लीज। कर रहा हूँ नेक्स्ट जी। जी जी। मेरे ख्याल से लास्ट होगा, हो गया होगा। मुझे लगता है ये लास्ट था। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लास्ट ही होना चाहिए। ये लास्ट था जी, 69। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप अब आपसे, अब आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं देख रहा हूँ कि अभी 100 करीब 350 के लोग जो है वो फेसबुक पर देख रहे हैं, और 100 के लोग यहाँ करीब 400-500 लोग वैद्य अनुज जैन जी आपको आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। और मैं जी बताना जी चाहता सर। हूँ कि 250 लोग तो हमारे नियमित संभाषा के चिकित्सक हैं, ये वैद्य लोग हैं। और ऐसा जी मुझे बताया गया कि आप भी वैद्य समीर जमदग्नि के ही शिष्य हैं। जी जी सर, बिल्कुल उन्हीं और की यहाँ कृपा पर है। और वैद्य वो, अरविंद पाठक जी भी बैठे हैं, वो भी वैद्य समीर जमदग्नि जी की के ही शिष्य हैं। तो जी जी लगभग बिल्कुल लगभग मैं बिल्कुल। सोचता हूँ कि जो आप इस वक्त जो लाइव ये सेशन है, ये तकरीबन जी 500 लोग इस वक्त डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। जी जी सर। लास्ट ईयर हमने जब पता किया था फेसबुक लाइव तो नहीं कितने सेवन लोगों मोर ने देन। इसको अपनी फेसबुक पर वॉल किया। तो जी मैं, जी आवाज आ रही है आपको अनुज जी? सर, आवाज कट रही है आपकी। अनुज जैन जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, अभी आपकी आ रही, आपकी क्लियर आवाज, आ रही है। आप बताइए अभी बताइए जी, क्या हाँ, बताना अभी अभी आपकी आवाज कट रही है। जी? आवाज आ रही है सर मेरी? नेशनल लेवल, हाँ सर आपकी आ रही है, आवाज आप नहीं आ बताइए जी जी, आ रही रही। है। हाँ सर, मैंने वही, मैं आप बता रहे इतने लोग देख रहे हैं यहाँ, बड़ा अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, सीखते हैं। और अभी हमारे साथ 70 डॉक्टर्स की टीम साथ में काम कर रही है, जिनको हमने ट्रेंड किया है लास्ट मार्च में ही, और कोविड पर काम कर रही है पूरी, और सब क्रिटिकल केसेस देख रहे हैं। और अंडर मैं गाइड कर रहा हूँ उनको, अंडर गाइडेंस है सभी, कोई भी केस आता है। और लास्ट ईयर जब हमने किया था तो फेसबुक लाइव पे 750 प्लस व्यूअर्स थे। तो बड़ा अच्छा है, लोग जुड़ते हैं और सीखने के लिए मिलता है कुछ, हम भी सीखते हैं रोज। बाकी आपके प्लेटफॉर्म से आज पहली बार जुड़े हैं। एक्चुअली वेबिनार मुझे समझ में आते नहीं हैं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत रहते हैं, तो मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर आपका, अनुज जैन जी नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, हमारे और आपके गुरु जी एक ही हैं। तो मैं अभी सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया हूँ, सभी लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। एक बार सभी लोग अनम्यूट हो रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। जी, आप लोग प्रश्न पूछिए सर से। सर मेरा एक प्रश्न है सर। जी सर मेरा एक प्रश्न है पूछिए ना। सर। मैं डॉक्टर हरिओम बोल रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है सर। बोलिए बोलिए। सर कल से मेरी कोविड L2 में ड्यूटी लगी है। L2 में ड्यूटी लगी है सर, तो उसके लिए कोई, मैं ये चाहता हूँ कि
कोई किसी तरह से मतलब बचाव के लिए कोई औषधियां मैं यूज करूं? डॉक्टर अनुज जैन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए कृपया। हाँ जी सर, बताइए। कर दिया। जी बताइए। सर मैं डॉक्टर प्रिवेंशन, हरिओम। जी जी, प्रिवेंशन के हाँ, लिए सर। प्रिवेंशन के लिए सिंपल मेडिसिन है माँ सुदर्शन घनबटी। ये सभी लोग एट प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। यदि ड्यूटी में जा रहे हैं तो गार्गल्स जरूर आकर करें, रिटर्न आकर, और जाने से पहले कोई भी ऑयल नॉन हॉस्पिटल में लगाना है। और माँ सुदर्शन घनबटी एक एक गोली सुबह शाम कंटिन्यूस लेते रहें। यदि ड्राई कफ किसी को होता है तो उसको बंद करके चंद्रामृत रस पर शिफ्ट हो जाए, और फिर बंद करके फिर से माँ सुदर्शन पर शिफ्ट हो जाए। जो लोग ड्यूटी में जा रहे हैं, L2 L3 जिस भी लेवल पर जा रहे हैं, और संक्रमित पेशेंट्स के टच में आने का जिनको रहता है, वो सब इस तरीके से फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं हाइपरग्लाइसेमिक भी हूँ, तो सर उसके लिए सर? बहुत अच्छा है, वो अपने आप कवर कर लेगी सर। चिरायता है उसके अंदर, एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा, बहुत अच्छा एंटीवायरल है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, थिक रस होने से शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो आप बिल्कुल लीजिए, आपके लिए तो बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है। सर क्या मैं बसंत कुसुमा का रस ले सकता हूँ इस बीच? नहीं लेना चाहिए। कफ का प्रकोप चल रहा है, वसंत ऋतु है, और आप बसंत कुसुमा लेके और ज्यादा तकलीफ को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर कफ और बढ़ेगा। और प्रमेह में भी बसंत कुसुमा का रस लेने का कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि शुगर तो काफी लोगों को कम दिखती है, लेकिन ये शरीर के अंदर कफ को बढ़ाती है। और कोई भी मेडिसिन है रस औषधि, उसको ऐसे लगातार लेना उचित नहीं है। जरूरत ही नहीं, आप मास्टरबेशन लीजिए अकेला। जी, ठीक, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, SW। सर एक क्वेश्चन पूछूं? ओके सर, धन्यवाद। सर जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, कभी उसका हमने HRCT नहीं करवाया, तो कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर हमें पेशेंट ले लेना चाहिए नॉर्मल हमारी ओपीडी में? सारे ले कैसा लेने पेशेंट हमें चाहिए, ले लेना चाहिए? सारे? सारे ले ठीक लेने चाहिए। सिर्फ उसको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे या 85 से नीचे जा रहा है, और लगातार जा रहा है। यदि वो होल्ड हो रहा है, आपने मेडिसिन दी है और वो कंट्रोल हो गया, उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो डोंट वरी, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और पेशेंट को एडवाइस करिए कि यदि उसके नीचे लगातार जा रहा है, तो या तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन घर पर रखें, और या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑक्सीजन। ये पेशेंट को बता दीजिए। हेलो। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। हाँ, डॉक्टर जयदेव जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कृपया अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते अनुज सर, आप बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक सर यू। मेरा प्रश्न ये है कि आपने चिकित्सा में लेप एक बताया था, जी, मुझे याद है, तो सर वो किस कंडीशन में है, क्या कंटेंट है, और किस कंडीशन में उसको यूज करना है, वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया जो रह गया था, थैंक यू। पुनर्नवा, हरिद्रा और वचा, इनका लेप चेस्ट पर हम करने के लिए बोलते हैं, और ये काफी थिक होना चाहिए, 1 अंगुल के बराबर इतनी थिकनेस होनी चाहिए एक्यूट कंडीशन में। और जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, इसको हम चेस्ट पर लगा सकते हैं, पोस्ट बैक साइड ऑफ लंग्स, मतलब अपर बैक पर, और पार्श्व जो साइड है वहां पर लगाना है। मैं आपको बताता हूँ इसकी इजाद कैसे हुई थी। 3 साल पहले जो मैंने केस बताया, 3.5 साल पहले, उसको हमने लेप करवाया था पेशेंट को। और पेशेंट चूंकि वेंटिलेटर पर आईसीयू पे थी, तो फ्रंट में हो ही नहीं पा रहा था लेप, तो हमने बैक साइड और पार्श्व में ये लेप करवाया था, और पेशेंट रिकवर हुआ था। उसके बाद से जितने भी क्रिटिकल केसेस हैं, और जहां पर पॉसिबल होता है वहां पर हम ये लेप करवाते हैं, और पेशेंट रिकवरी हो जाती है। उसके बाद में यदि फाइब्रोसिस पर है पेशेंट, फाइब्रोसिस हुआ है या फाइब्रोसिस नहीं भी हुआ और ऑक्सीजन पर है पेशेंट, इन्फेक्शन आगे बढ़ना रुक गया है, कुल मिलाकर बात ये समझिए, तो उस कंडीशन में फिर हम जायफल और एरंड तेल, कैस्टर ऑयल को मिक्स करके उसका लेप करवाते हैं। तो इससे फाइब्रोसिस नहीं होता है, और ऑक्सीजन लेवल आगे बढ़ाने में पेशेंट को सहायता मिलती है। डॉक्टर अनुज जैन जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जी आपको डॉक्टर्स अलाउ करते हैं आईसीयू में आयुर्वेद ट्रीटमेंट देने के लिए? क्योंकि महाराष्ट्र में तो एकदम स्ट्रिक्ट है, अलाउड नहीं है। सर, हमने जो केसेस आपको दिखाए हैं उसमें से 2-3 केस तो महाराष्ट्र के, मुंबई के ही हैं। मुंबई के और आपको अलाउ किया गया? एलोपैथी डॉक्टर्स ने अलाउ किया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके साथ में पेशेंट जो रिलेटिव्स हमसे या जो डॉक्टर्स हमसे लेते हैं, कई तो इतने अच्छे हैं कि वो बोलते हैं कि यार ये केस बिगड़ रहा है, आप देख लो, तो हम वो केसेस भी करते हैं। डॉक्टर जो इंचार्ज हैं वो भी हमें देते हैं। और जहां पर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो हम उनको फिर बोलते हैं कि पेशेंट के रिलेटिव लिख कर दे दें कि भाई हमारी गारंटी होगी जो भी है,
आप चिंता ना करें। तो ऐसा देने से काम बन जाता है। लेकिन आज की डेट में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है क्योंकि बेड है नहीं, तो पेशेंट हम शिफ्ट नहीं करा पाते हैं। पहले हमें बोल देते थे कि पेशेंट को हम शिफ्ट करा लेंगे यदि आप नहीं अलाउ करते हैं तो अभी ये थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए फिर हम मेडिसिन डायरेक्ट किसी दूसरे फॉर्म में या किसी तीसरे तरीके से अंदर पहुंचाते हैं और पेशेंट को बचा लेते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी को पूछना है? डॉक्टर संदीप कुमार जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी, हाँ जी, आप गुड कहाँ से इवनिंग। बोल रहे हैं? जी सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, बताइए सर। सर, हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में आयुष 64 कैप्सूल बहुत मात्रा में आए हुए हैं, तो उनका कोई रोल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, मां कोविड सुदर्शन की जगह आयुष 64 का प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं सर सबको? यस 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 यस, बिल्कुल श्योर। जी सर, क्या क्या कितना कितना दे सकते हैं सर? आयुष 64 एक एक कैप्सूल सुबह शाम फॉर प्रिवेंशन। और यदि आपको संक्रामक हुए हैं पेशेंट या कोविड पॉजिटिव हैं और बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम, जहाँ पे भी मां सुदर्शन 2 TDS दे रहे हैं वहाँ पे भी आप चिराकिन 2 TDS डोज में दे सकते हैं। जी, डॉक्टर लेकिन यदि शशांक ड्राई कफ किसी को पैदा होता है या ऐसी तकलीफ आती है तो उसको बंद करके चंद्रामृत रस देना चाहिए। जी, 5 to 7 डेज देने में कोई थैंक यू। हेलो जी। डॉक्टर शशांक मिश्रा जी, आपका प्रश्न पूछिए आप। वो शायद नहीं कनेक्ट हो रहे। डॉक्टर वृशाली जी, नासिक से डॉक्टर वृशाली जी। हेलो हेलो सर। हाँ, पूछिए। हाँ, सर, गर्भिणी में इफ फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में कोरोना पॉजिटिव आया तो कैसे करने का, हमें कैसे करना चाहिए वो? हाँ, माँ सुदर्शन घनबटी और ज्यादा यदि सीवियरिटी है तो माँ लक्ष्मी विलास रस का प्रयोग 1 BD के डोज में करवाते हैं। सर, आपने जो लिस्ट लिखा है सीवियर, इसमें इफ सीवियर लेडी आई कोई प्रेग्नेंट, तो उसमें सेम कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करें या सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन? जो आपने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया ना, सीवियर पेशेंट में ये कॉम्बिनेशन जो नहीं, उन केसेस में प्रेग्नेंट केसेस में त्रिलोक चिंतामणि का प्रयोग नहीं करते हैं, समीर पन्ना का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने भी उष्ण तीक्ष्ण दवाएं उनका प्रयोग नहीं करते उसके उन केसेस में। हाँ, महालक्ष्मी विलास रस फॉर मीडियम केसेस। यदि उससे ज्यादा पेशेंट का सीवियरिटी स्कोर ज्यादा है, 7 से ज्यादा है या कंट्रोल नहीं हो रहा है 7 के बाद भी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है, उस स्थिति में फिर हम हीरक भस्म, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, शीतोपलादि और लक्ष्मी विलास रस नारदी है, इनका प्रयोग करते हैं। और माँ सुदर्शन घनबटी या आयुष 64। डॉक्टर शशांक मिश्रा जी, और अभी जो स्ट्रेन बच्चे। हेलो सर, सबको चांस मिलना चाहिए। वृशाली जी, सबको चांस मिलना चाहिए। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलते शशांक मिश्रा जी। जी जी सर, मैं एक चीज ये डिस्कस करना चाह रहा था सर। एक मेरा पेशेंट है, हाँ, वो सर पीछे 1 हफ्ते से टेम्परेचर चल रहा था। 2 दिन हमने उनको फर्स्ट 2 डेज गुडची घनबटी, महादेव सुदर्शन घनबटी, आरोग्यवर्धनी और त्युवन कीर्तिरस 1 TDS दिया था। उसके बाद पेशेंट 4 दिन तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। 5वें दिन उनको फिर फीवर बढ़ता है। ऑक्सीजन अभी उनका कोई CT चेस्ट नहीं हुआ, कोई एक्सरे नहीं हुआ है, और टेम्परेचर 4 दिन के बाद फिर राइज होता है और वो 102 डिग्री तक जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लाइंग पोजीशन में 94 मेंटेन कर रहे हैं, सिटिंग में 98-99 चल रहा है। देखो, उनको निमोनिया हो चुका है इस समय। अब वो 5 दिन के लगभग 3-4 दिन और हो रहे हैं, वो फीवर। बिल्कुल, उनको निमोनिया हो चुका है इस समय, इसलिए सैचुरेशन डाउन हो रहा है और 30% तक। नहीं सर, सैचुरेशन फर्स्ट डे से ही 90 लाइंग पोजीशन में 94 SpO2 चल रहा है और सिटिंग में 98-99 चल रहा है डे 1 से ही। हाँ, यदि इससे डाउन होता है तो आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, पेशेंट को डीप ब्रीथ करने को बोले, क्योंकि कुछ लोगों के शुरू से ही सैचुरेशन कम होता है जैसा आप बता रहे हैं। और यदि डीप ब्रीथ करने को बोले, यदि डीप ब्रीथ करने के बाद पेशेंट को ऐसा हो रहा है, ठसका लग रहा है, तो उसको समझिए कि निमोनिया हो चुका है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पर फीवर डाउन नहीं हो रहा है, बृहत कस्तूरी भैरव रस का प्रयोग करें 1 BD और TDS के फॉर्म में, साथ में माँ सुदर्शन घनबटी और एसोएक्सिपेट्रोल, ये 3 मेडिसिन देने से पेशेंट को लाभ मिल जाएगा और पेशेंट खतरे से बाहर आ जाएगा।
साथ में कोविड डाइट देनी है। दूसरा कौन सा बोला सर? सर ब्रत कस्तूरी फीफाट्रॉल एंड भरत कस्तूरी बहराग्रस महासुदर्शन घनमती और फीफाट्रॉल। यस सर। पेशेंट यदि हाइपरटेंसिव हो तो उसका बीपी देखते रहना है। जी सर। हाँ। सर अगर सैचुरेशन डाउन नहीं होता तो इसके अलावा भी हमें कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना है। स्टीम 3 बार लेने को बोलिए। प्रोन वेंटिलेशन मतलब लेट कर पेशेंट सांस लेता रहा गहरी गहरी, ये बहुत जरूरी है। जी सर। क्योंकि यदि फीवर इसके बाद इतने हाई ग्रेड आ रहा है तो चांसेस सबसे ज्यादा हैं उसकी निमोनिया बनने के। ओके सर। डॉक्टर शशिकांत जी, आपको प्रश्न पूछना है? डॉक्टर शशिकांत जी, बेंगलोर सर से। नमस्ते। डॉक्टर सर आवाज आ रहा है सर? जी जी बोलिए। आ रहा है, बोलिए। सर नमस्ते। जी मैं नमस्कार। शशिकांत बैंगलोर से बोल रहा हूँ सर। जी। सर मुझे एक 15 दिन पहले कोविड हुआ था सर, और होम आइसोलेशन में था, और सर का एडवाइस और आयुष डिस्पेंसर से डॉक्टर से सलाह लेके मैंने अभी तो ठीक हूँ सर, सारा अच्छा है। अगर 15 हो गया फिर अभी क्लिनिक अगर जाना हो तो क्या क्या मैं प्रिकॉशन लूँ और क्या कंटिन्यू? अभी तो मैं स्वर्ण वसंत कुसुमा का रस और स्वामला कंपाउंड और अमृतोत्तर कषाय कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा काढ़ा है, काढ़ा भी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। चार पांच तरह का काढ़ा मिक्स करके, चिरायता, गिलोय और उसमें हरी तकी और एक है याद नहीं, हाँ चिरायता, इसका काढ़ा भी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। अभी सभी अच्छा है सर। अभी तो मैं पूरा रिकवर हो गया हूँ। सैचुरेशन भी कभी कम नहीं हुआ, खाली सीटी थोरैक्स में थोड़ा 3/25 आया था मेरा ये वाला। रिकवर अपने आप हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मेरा सुझाव बस ये, बहुत ज्यादा मेडिसिन ना लें, 1 या 2 मेडिसिन पर स्टेबल रहें, काफी लाभ रहेगा उसमें। बहुत ज्यादा मेडिसिन खाना भी अच्छा नहीं होता। हाँ सर। अभी क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? इनमें से कोई भी 1 या 2 मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। अगर प्रिकॉशन, अगर क्लिनिक अगर 15 डेज हो गया सर तो हाँ। इधर मरीज तो बहुत आ रहे हैं सर, मतलब हर कोई आउट ऑफ 50 30 ओपीडी में तो 20 तो कोरोना आएगा सर पेशेंट। तो प्रिकॉशन और मेरे ऐसा प्रोफिलैक्सिस और प्रिकॉशन के लिए क्या मतलब क्या सलाह देंगे सर? सर अब तो आपको हो चुका है तो 6 महीने के लिए आप इम्यून हैं। थैंक यू सर। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ सर। थोड़ी सी बस डिस्टेंस रखिए पेशेंट्स के साथ, बस इतना ही काफी है। और जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आल्सो प्रिवेंशन के लिए काम करेगी। अच्छा सर। हेलो सर। हेलो। और रसमाधव माधव रसायन का कुछ कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? रसमाधव का बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ओके सर। डॉक्टर रोहित शर्मा जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? प्रणाम सर। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि क्रिटिकल कंडीशन में आप आईसीयू में काम किया सर, उसमें सर पथ्य से आपने कैसे पेशेंट्स को रेगुलाइज किया? क्योंकि मैक्सिमम जो हमने भी ड्यूटी दी है वहाँ रिकमेंड किया है कि आपने है अंडा खाना है, आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, पनीर खाना है। सर उसमें मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ फीवर नहीं उतरेगा जब तक आम बनेगा। बराबर है। तो सर आपने उसको कैसे ठीक किया, उनको कैसे काउंसलिंग किया, उनको वहाँ उन डॉक्टर्स को? जहाँ पर भी पॉसिबल होता है वहां पर हम कोशिश करते हैं, जहाँ पॉसिबल नहीं होता है वहाँ छोड़ देते हैं और फिर मेडिसिन से कवर करते हैं। मेडिसिन के डोजेस हमें बढ़ाने पड़ते हैं उस समय। और कुछ हद तक जैसे सोया मिल्क की फीड देना, कर्ड देना, राइस देना, ये तो हम बंद करवा ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पेशेंट के रिलेटिव को यदि बोल दिया तो वो नहीं खाते हैं, डॉक्टर कितना भी बोले। तो सर आप इसमें पत्ते के लिए क्या मैक्सिमम मेन क्या करेंगे? जैसे वहां बता चुका हूँ, डूज एंड डोंट में मैंने बता दिया हूँ। हाँ वो तो बताया सर आपने, बिल्कुल। हाँ, वही रोहित शर्मा जी, और भी लोग लाइन में, सबको चांस मिलना चाहिए। डॉक्टर मंजू भाटिया जी, डॉक्टर मंजू भाटिया जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। जी डॉक्टर मंजू भाटिया जी हैं? डॉक्टर अवंतिका जी, टाइम कम है। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। मैं ये पूछ रही थी कि सर कोविड की वजह से फाइब्रोसिस हो, चाहे अन्य कोई कारण से भी फाइब्रोसिस हो, तो आप जिस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो सर ये वहां भी तो कारगर होना चाहिए ना? बिल्कुल होता है। जी सर। और सर वो लेप भी तो किसी भी फाइब्रोसिस के केस में वैसा ही लगेगा? बिल्कुल श्योर। थैंक यू सर।
डॉक्टर अजय जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करिए। डॉक्टर अजय जी। जी सर। हाँ पूछिए। सर नमस्ते। सर मैं जी पूछा था, नमस्कार। सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ और मैं बीएमएस इंटर्न का छात्र हूँ। तो सर आपने इसको श्वसनक संधिपात से कोरिलेट किया सर, कोविड जो अभी चल रहा है। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि सर इसकी संप्राप्ति और आप इसका संप्राप्ति विघटन कैसे कर रहे हो सर, क्योंकि मेरे पास पेशेंट तो फिलहाल आएंगे नहीं सर, तो मैं अपना डाउट ऐसे ही क्लियर कर लूँ सर। ये एक्चुअली श्वसनक सन्निपात, इसका पूरा नाम जो है वो है श्लेष्म प्रदान श्वसनक सन्निपात। तो इस कंडीशन में जब फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस कलेक्ट होने लगता है, उस स्थिति को बोलते हैं कफ श्लेष्म प्रदान श्वसनक सन्निपात। और इस स्थिति में जो श्वास के सिम्टम है, जो डिस्ट्रेस के सिम्टम्स है, वही निकल कर आते हैं। और इज नथिंग बट इज निमोनिया, एक्चुअली वायरल निमोनिया इसको बोलते हैं। तो आचार्यों ने इसको श्वसनक सन्निपात बोला है, श्लेष्म प्रदान श्वसनक सन्निपात। और ऐसी स्थिति में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी होती है। तो जितने भी कल्प आप देखेंगे हमारे, वो सब कफ सामक होते हैं, क्योंकि कफ के कारण यहाँ पर ज्वर आना एक बड़ा लक्षण है। तो कफ की यदि चिकित्सा कर लेते हैं तो बहुत जरूरी है, सन्निपात अवस्था में कफ स्थानानुपूर्वी ऐसा संप्राप्ति रखकर उसकी चिकित्सा करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट और मेडिसिन हमने प्लान किए हैं, और जिसमें सफलता मिल रही है संप्राप्ति भंग करने में। डॉक्टर स्वर्णा जी, आप क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर स्वर्णा जी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा सवाल यह है कि हाँ, मोस्टली सर जो माइल्ड केसेस है, माइल्ड टू मॉडरेट पोस्ट कोविड हमारे ओपीडी में आते हैं सर, तो मैक्सिमम लोगों की कंप्लेंट वही वीकनेस और अग्निमांद्य की रहती है मोस्टली। वो जो माइल्ड केसेस है सर, वो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं अभी आयुर्वेद की तरफ पोस्ट कोविड। तो सर आपने जो ट्रीटमेंट दी वही कंटिन्यू करना है कि और कुछ एज पर उनके सिम्टम्स या ऐसे कुछ, या स्वाद नहीं रहता या स्मेल नहीं रहती? पोस्ट कोविड में ये सब देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट की जिह्वा साम है, उसको उसकी लंघन कराइए 2 से 3 दिन, वो बहुत जरूरी है। वो करते ही पेशेंट को एनर्जी और सब चीजें अच्छी होने लगती हैं। और मेडिसिन में जरूरत है तो उस समय उसको अश्वगंधा का प्रयोग, अश्वगंधा टैबलेट उसका प्रयोग कराना चाहिए। जी सर। और मैक्सिमम लोगों को कैसे सर वो प्रोटीन डाइट का उनके दिमाग में बहुत रहता है सर, उनको जैसे लंघन के लिए बोलते हैं ना, वो बोलते हैं सर मुझे वीकनेस है कुछ, तो भी फ्रूट्स के लिए फिर उसमें कैसे करेंगे सर? आद्य रोगी विषक भस्यो, आपका रोगी यदि आपके अंडर में नहीं है उसको नमस्कार कर देना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर मंजू भाटिया जी। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर मंजू भाटिया जी। डॉक्टर ममता पटेल जी। डॉक्टर ममता पटेल जी पूछिए। नमस्कार सर। सर पेशेंट है 8th डे ऑफ कोविड एंड उसको 100.5 जैसा फीवर है, तो उसको त्रैलोक्य चिंतामणि ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्यों करना है? त्रैलोक्य चिंतामणि देने की जरूरत नहीं है। फीफा 12 टैबलेट दीजिए, मास्कुलेशन घनबट्टी दीजिए, उतने में कवर हो जाएगा। त्रैलोक्य चिंतामणि जब देना है जब सैचुरेशन ड्रॉप होने लगे, बिलो 95 जा रहा हो, उस समय त्रिलोक चिंतामणि को ऐड कर सकते हैं। सैचुरेशन तो अभी सही है, 99 है, बस जरूरत ही नहीं फिर उसकी। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर शेजल शाह जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अनम्यूट करके पूछिए, सबको चांस मिलना चाहिए, टाइम कम है। डॉक्टर शेजल शाह जी। डॉक्टर शिवानी जी। थैंक यू सर। यस हेलो। हाँ पूछिए। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी जो ये डायरिया और वॉमिटिंग कभी कभी दिख रहे हैं पेशेंट्स में, तो ये सब मेडिसिन में कुछ ऐड करना है? जैसे वॉमिटिंग के लिए मैं कभी कभार वॉमिटर सिरप दे देती हूँ चरक का, तो सर डायरिया के लिए कुछ ऐड करने की जरूरत है या इसी से वो हो जाएगा? नॉर्मली वॉमिटिंग और डायरिया जो है वो एक दिन से ज्यादा का दिख नहीं रहा है किसी भी केस में। यदि किसी को 7-8 से ज्यादा और अगले नेक्स्ट डे भी यदि लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो संजीवनी वटी को ऐड कर सकते हैं, आनंद भैरव रस को ऐड कर सकते हैं वहां पर। इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन दी तो दोनों में ज्वर और अतिसार दोनों में फायदा होता है, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव है। पेशेंट को लंघन पे रखो, यदि उसको अतिसार हो रहा है उस दिन उसको डाइट रोक दो उसकी, और वॉमिटिंग हो रही है तो भी उसकी डाइट रोक के वॉमिट सफिशिएंट है देने के लिए। मेडिसिन की जरूरत होती नहीं उस समय, लेकिन प्लेसिबो के रूप में आप उसको यदि जरूरत लगती है मानसिक रूप से दी जा सकती है।
बाकी एक दिन में ये सारे रिकवर हो जाते हैं लक्षण और itself। सर बच्चों, महासुदर्शन ओके सर, गणपति। बहुत धन्यवाद। और सर बच्चों में ट्रीटमेंट में के लिए क्या कर सकते हैं सर? सेम बच्चों में सेम ये सब ट्रीटमेंट, डोज कम करे सिर्फ और जी डोज को कम करके ये ट्रीटमेंट देना है ओके अकॉर्डिंग टू इट। थैंक यू डॉक्टर शीतल शाह जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रेग्नेंट हेमंत शाह वुमन जी में सर, प्रेग्नेंट वुमन में ये बता चुका हूँ, हो गया। वो बता चुके हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार। डॉक्टर अनुज जैन सर, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दूसरी बार आपका लाइव देख रही हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कोविड पेशेंट में अगर कोई ओबेस पेशेंट है तो क्या उनका पोस्ट कोविड डी डाइमर कराना जरूरी है या फिर उनको डायरेक्ट हम जैसा आपने बताया था आरोग्यवर्धिनी हम चालू कर दें? नहीं कराना चाहिए, एविडेंस क्रिएट होता है उससे। यदि नहीं है तो क्यों पैनिक होना है, कोई जरूरत नहीं है। यदि डी डाइमर बढ़ा हुआ है तभी हम देंगे ना मेडिसिन। एविडेंस क्रिएट करने की आदत में रखिए, जरूर इन्वेस्टिगेशन कराइए पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं तो। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर ममता पटेल जी, डॉक्टर ममता पटेल जी, डॉक्टर हेमंत शाह जी, डॉक्टर मंजू नमस्कार सर। जी। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ एक मिनट, डॉक्टर अनुज जी जैन जी नमस्कार। रिपीटेड आंसर मत दीजिए, जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उसको जी आगे जी करिए। जी जी पूछिए डॉक्टर हेमंत शाह जी। हाँ सर, नमस्ते सर। काफी पेशेंट के आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद डी डाइमर, सीआरपी एंड सीरम फेरेटिन बहुत सारा बढ़ रहा है। तो सर इसके अंदर ये जिस तरह से एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दे रहे तो अपने में वैसे कौन सा होगा या किस तरह से देना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं हम। यहाँ पर कफ का संघात करना है हमें, तो कफ का संघात करने वाली औषधियां देते हैं। जैसे त्रिलोक चिंतामणि इट सेल्फ उस पर काम करती है, लेकिन आप महालक्ष्मी विलास रस दिया है वो भी काम करती है सीआरपी को कम करने में, फेरिटिन को कम करने में, डी डाइमर को कम करने में। लेकिन सारी चीजें रिकवर हो गई हैं और सिर्फ पेशेंट का डी डाइमर बढ़ते जा रहा है या बढ़ा हुआ है तो एक अलार्मिंग साइन होता है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और इस स्पेसिफिक पेशेंट के शरीर में कोगुलेशन की जो प्रोसेस है काफी ज्यादा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ताम्र का कोई भी कल दिया जाता है, जैसे आरोग्यवर्धनी 1 ग्राम की मात्रा में देते हैं और उसको जज करते हैं कि कितना रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ केसेस में कम होने लगता है और कुछ केसेस में देखा गया कि पोस्ट कोविड भी यदि 1000 के आसपास डी डाइमर है, 1000 या 1200 है तो भी कोई ज्यादा समस्या होती नहीं, यदि बशर्ते वो आगे ना बढ़ रहा हो। डॉक्टर शिवानी जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ पूछिए। जी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कि वैक्सीनेशन चल रहा है तो मोस्टली पेशेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको फर्स्ट डोज लगने के बाद में मोशन बार बार हो रहा है। एक्चुअली लूज मोशन नहीं, मोशन बार बार हो रहा है। तो लगभग 10 दिन बाद भी हो रहा है या 12वें दिन 13वें दिन। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? षडंगोदक देना चाहिए। ओके सर, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? पूछिए, जल्दी पूछिए जल्दी। सर ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी वायरल फीवर भी चल रहा है, कोविड तो चल ही रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनका स्मेल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन चला जा रहा है। तो उसके लिए सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जिनका भी स्मेल और टेस्ट किया है वो 100% कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट में आए या ना आए, और उनको आइसोलेट होना चाहिए और उनको ट्रीटमेंट की इस टेस्ट और स्मेल के लिए अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 to 4 डेज में इट्स सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम है, ये अपने आप रिकवर हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर शीतल जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? डॉक्टर दीप्ति जी। यस सर। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ पहले शीतल जी पूछ लीजिए आप। हाँ नमस्ते सर। मुझे ये पूछना था कि अगर पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स ठीक है, सिर्फ एलडीएच बढ़ा है और सीआरपी बढ़ा है, तो हम इसमें क्या दे सकते हैं? क्या एलडीएच एंड सीआरपी? हाँ नहीं, वही ट्रीटमेंट देना है जो बताया है। यदि आपने उसका फीवर कम कर लिया, जो मेडिसिन दी है, षडंगोदक देना है ऐसी स्थिति में, और पेशेंट का आम पाचन कर लिया, तो सीआरपी और डी डाइमर फेरेटिन सब अपने आप कम आने लगता है। उसको स्पेसिफिक अलग अलग तो उसको कम करने के लिए कुछ अलग से मेडिसिन देने की जरूरत नहीं कि सर सब तो ठीक चल रहा है लेकिन सीआरपी को कम करना है। सीआरपी बड़ी इसीलिए रहा है कि इन्फ्लामेशन को कम नहीं कर पा रहे हो आप। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए षडंगोदक का प्रयोग, जो हमारा प्रोटोकॉल है कोविड डाइट से लेकर ट्रीटमेंट तक, वो ही सारा फॉलो कराना होता है। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में ही पेशेंट्स के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कम आने लगते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी, आपका क्वेश्चन पूछिए।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने प्रोटोकॉल बताया है कोविड का, उसमें कुछ इंडिकेशन है स्पेसिफिक कि कब त्रैलोक्य चिंतामणि हमें सिलेक्ट करना है और कब बृहत बता कस्तूरी चुका हूँ। भैरव रस हमें सिलेक्ट करना है? बता दिया है। आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा तो उसमें बता देंगे। डॉक्टर नीतीश मिश्रा जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? डॉक्टर मयूरी जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए, अभी हमें सेशन सर मेरा क्वेश्चन ये है जी। हाँ सर, मैं एक रूरल सेटअप में कोविड ड्यूटी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे टेस्टिंग नहीं हो रहा है यहाँ। बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में माइल्ड टू मॉडरेट केसेस रहते हैं, नॉर्मल माइल्ड केसेस रहते हैं। तो यहाँ होम आइसोलेशन में क्या क्या दे सकते हैं सर, और कितने दिन तक देना चाहिए? बता दिया गया, बता दिया गया। क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए, कुछ अलग क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर ममता पटेल जी, आपको क्वेश्चन पूछना है कुछ? अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि 2 घंटा कंटिन्यू। डॉक्टर अनुज जैन जी, मैं बंद कर दूं सेशन? हाँ सर, अभी कर सकते हैं आप किस तरफ से भी। आप थक गए होंगे क्योंकि 10 बज गया है ना। सर किसी को अर्जेंट कोई क्वेश्चन और पूछना? Anuj sir, why don't you write to this about this treatment to central government, sir? Why don't you? Hello. This treatment? Why don't you do this work and get noticed into the central government, sir? Like Ayush Mantralaya. प्रोटोकॉल बना के मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सबको भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिए हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हमारी टीम और हम आप सब लोग मिलके कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, वो जरूरी है। हेलो सर, पोस्ट कोविड माइल्जिया में क्या दे सकते हैं? बहुत लोगों को रहता है बॉडी एक, लो बैक एक, हेडेक बहुत दिन तक रहता है। महासुदर्शन और अश्वगंधा। हेलो, आप पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए, खत्म करना है हमें सेशन। हेलो, हाँ पूछिए पूछिए। हेलो हेलो, हाई बीपी और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो तो क्या देना चाहिए? हेलो सुनिए, अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है ना वो सब आप आयुष दर्पण के उसमें लिख दीजिए, फेसबुक वॉल पे लिख दीजिए। वहां से जो जो क्वेश्चन सर को लगेंगे वो आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि सर भी थक गए, नींद आ रही है, और क्योंकि रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग ही बीमार पड़ जाएंगे। अब हम सर को फिर बुलाएंगे तो फिर से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर अनुज जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, आप जरूर आइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि काफी लंबा सेशन हो गया, और हमारे साथ वैद्य अनुज जैन को हमने करीब 8 बजे से लगातार सुन रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। वैद्य जी, अगर आप हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि मीटिंग लीव हो चुके हैं आप शायद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और हमारे साथ तमाम प्रतिभागी जो भारत भर से जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगातार ये सेशन क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के नाम से हम इस सेशन को लगातार आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर चला रहे हैं। आप सभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में भाग ले सकते हैं। आपने आज तमाम सारे अपने प्रश्नों के उत्तर भी देखे, और केस प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, अपने आप को प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये भी आपने देखा। शुभरात्रि, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी को, अनुज जैन साहब आप सुन रहे होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में काफी लोग, आपकी जो बात है हमने उसको पहुंचाने का प्रयास किया, और ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी इसके लिंक भेजे हैं, वैद्य राजेश कोटेचा जी को भी। तो आप जो कि ये ब्रॉडकास्ट में मैसेज गया है वो सबके पास मैसेज जाता है, मिनिस्ट्री के लोगों ने भी और इसको देखा होगा, और निश्चित है कि आपने जो भी चीजें प्रेजेंट की है वो आपका प्रेजेंटेशन भी वहाँ गया है, और हम इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, वहाँ से भी लोग इसको देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम सारे हमारे साथ लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार।
शुभ रात्रि। और आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आप सभी अपने जो है अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इस कोविड के संकट के दौरान हम सब जो है एक साथ मिलकर के आयुर्वेद की कम्युनिटी को मदद कर सकते हैं। जैसे वैद्य अनुज जैन ने तमाम सारे केसेस दिखाए, आपको इससे एक रास्ता मिला होगा, निश्चित है। आप इस प्रकार से आपने बहुत सारे प्रश्न भी किए, आपको उन्होंने उत्तर भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अच्छा वैद्य जी, नमस्कार। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, नमस्कार।